दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। तो मैं आज आपके लिए बहुत बेस्ट तरीके से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के लिए 2 वीडियो बनेगी। एक वीडियो तो ये, इसके बाद एक वीडियो और रहेगी। तो ये परीक्षा दिन के जितने भी सारे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मैं आपको विज्ञान के 10th क्लास के करवा रहा हूँ। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से नंबर दिलवाने वाली है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुए तो इस वीडियो के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट भी कर लीजिए। और आपके कंप्लीट भी अगर हो गए तो इसको एक बार रिपीट करके मतलब कि मैं मान के चलता हूँ कि एक छोटी सी 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आप पूरे के पूरे विज्ञान के ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी और आपके एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट अंकों में करवाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पहले पार्ट का यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो भौतिक परिवर्तन देख लेते हैं क्या है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो हम किसी क्रिया को करते हैं और वो उसको वापस में हम उसी फॉर्म में ले लेते हैं, तो वो भौतिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम किसी भी वस्तु का हम रिएक्शन करते हैं, अगर वो वापस पे उसी फॉर्म में नहीं आती है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अर्थात खोलते पानी में जलवाष्प बनना, ये भौतिक अभिक्रिया है। बर्फ़ का पिघलना ये भी एक भौतिक प्रक्रिया है। नमक का पानी में घुलना ये भी अभिक्रिया है। एलपीजी का दहन, एलपीजी को एक बार जला करके आप डबल से नहीं प्राप्त कर सकते हो, अर्थात ये क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात भौतिक क्रिया नहीं है। ये कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे चलते हैं, दूसरे ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य बताना है आपको। तो शीशा अपचायित हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पर ये बताना है आपको, शीशा एक अपचायित हो रहा है। तो एक तो आपका ये वाला सही रहेगा। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड उपचायी हो रही है, ये भी आपका सही रहेगा। कार्बन उपचायित हो रहा है, ठीक है ना, कार्बन उपचायित हो रहा है ये नहीं होगा। और लेड ऑक्साइड अपचायित हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अर्थात पहला और दूसरा आपका सही आंसर होगा। पहला और दूसरा देखते हो किस में मिलता है, पहला और दूसरा यानी कि ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, Fe2O3 + 2La, फिर इसका क्या बनेगा, Al2O3 + 2Fe। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि यहाँ पर देखो अब Al2, तो ये Al2 इधर लिया जबकि यहाँ था वो, ठीक है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान परिवर्तन करना, तो वो क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन कहलाता है। अब चौथे को देख लेते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है किससे, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। अब अगला देख लेते हैं, पाँचवा देख लेते हैं हम, CaOS + H2O L, और इसका क्या है, CaOH2aq + ऊष्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों मतलब संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब हम रिक्त स्थान को देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण बनेगा, संयोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया बनेगी। अब अगला देख लेते हैं, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में विभक्त होता है, तो वहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जाएगा अपघटन। तो जब अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित
करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ अभिक्रिया हो जाएगी आपकी विस्थापन। देखो एक का स्थान दूसरा ले रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब अगला देख लेते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। देखो एक स्थान, देखो ये दो स्थान थे, मान के चलते एक ही स्थान एक ही स्थान, इसके स्थान पर ये आ गया और इसके स्थान पर ये चलेगा, यानी कि ये क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। एक दूसरे ने अपने स्थान बदल लिए, वो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगले पर चलते हैं, यहाँ लास्ट में वे अभिक्रिया हैं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब देख लेते हैं सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो आप बोल दोगे नहीं है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर CaCO3S, यहाँ पर CaOS प्लस CO2G ऊष्मीय अपघटी अभिक्रिया है क्या, तो आप बोलोगे कि जी हाँ सत्य है, ये ऊष्मा अपघटी क्रिया है। क्या है, ऊष्मा अपघटी क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर तीसरा, अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, तो आप बोलोगे तीसरा ठंडा कैसे हो जाता, नहीं होता, गलत है ये। 2H2OL अम्ली 2H2G प्लस O2G विद्युत अपघटन अभिक्रिया है क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ सत्य है। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। यह क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, अपघटन टूट रहा है। देखो ये एक साथ था और ये टूट करके अलग अलग भागों में विभक्त हो गया, प्लस के इधर वाला इधर, प्लस के इधर वाला इधर, यानी कि अपघटन यानी टूट जाना, तो टूटना हो रहा है, बिल्कुल सत्य है ये। जो पदार्थ ऑक्सीकृत अपचायी हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक अपचायक कहलाते हैं क्या, उपचायक, ये उपचायक कहलाते हैं क्या, तो ये क्या होगा, नहीं कहलाते हैं। क्या है, नहीं कहलाते हैं। तो सही जोड़ी में देख लेते हैं आपको, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऊष्मीय अपघटन होगा। ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन। और विद्युत के द्वारा अपघटन, तो विद्युत के द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युतीय अपघटन हो जाएगा। तो ये क्या है, तीसरा। ऊष्मा का अवशोषण हो रहा तो क्या हो रहा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। और ऊष्मा का उत्पन्न होना यानी कि ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं, यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं, इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। जब किसी यौगिक के से ऑक्सीजन युक्त होती है तब यहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो अब वो कहलाएगी उपचयन। क्या कहलाएगी, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है यहाँ अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। जैसे कि अगर देखो किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो उपचयन, और किसी यौगिक में अगर ऑक्सीजन की क्षति होती है तो वो कहलाएगी अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। दो विलयन को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यहाँ अभिक्रिया क्या लगाई थी, अवक्षेपण कहलाएगी। भैया दो विलयन को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बन जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या जाएगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या वो कहलाएगी उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो होता है संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण। और ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच का आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन होता है। क्या होता है, द्विविस्थापन। और लोहे में जंग लगने की क्रिया की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संक्षारण। तो ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी कि द्विस्थापन अभिक्रिया और लोहे पर जंग लगने वाली संक्षारण अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने ये एक पार्ट के ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं दो पार्ट में, तो इसको देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव 2019 में आया हुआ है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच संभवतः क्या होता है, तो इसका पीएच होता है, यहाँ पर बताना है, इसका 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच होता है संभवतः, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका 10 होगा। क्या होगा, 10। अब इसको देख लेते हैं। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। कोई विलयन अंडे से पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है,
इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में क्या होगा ये बताना है हमें। तो इसका आंसर होगा HCl, यानी कि ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उसी उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो वो आपका आंसर होगा 16 मिलियन। कितना होगा, 16 ml, मिलियन नहीं 16 ml होगा। कितना होगा, 16 ml होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, अगर ये 10 का दुगुना कितना दिया है 20, तो 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, तो वो आंसर होगा भैया एंटासिड। क्या होगा, एंटासिड आंसर होगा इसका। अब जल का pH मान कितना होता है, जल का pH मान होगा वो क्या होगा, जल का pH मान होगा 7। बिल्कुल क्या होगा, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है, ना कि अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। तो अम्लों का pH मान कितना होता है, तो अम्लों का pH मान होता है 7 से कम, और क्षारीय का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अब रिक्त स्थान पे जाते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धात्विक तो होंगे क्षारीय और अधात्विक होंगे अम्लीय। जल एक ऑक्साइड है उदासीन, ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और सिरके रिक्त स्थान अम्ल हो जाते हैं, एसिटिक अम्ल हो जाते हैं। सिरके कैसे अम्ल हो जाते हैं, एसिटिक अम्ल। फिर समझना बात को, नीले को लाल कर रहा है कौन, अम्ल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसी प्रकार से सत्य असत्य पे आ जाते हैं। किस पे, सत्य असत्य पे आ जाते हैं। CH3OH का क्षार है, चूँकि इसे OH उपलब्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। OH उपलब्ध होने से ये क्षार थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज एक फिनोल्फेथलीन संश्लेषित अम्ल क्षार का सूचक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सूचक होता है, संश्लेषित अम्ल क्षार का सूचक होता है। NH3 का अम्ल है, NH3 एक अम्ल है क्योंकि यह एक H उपलब्ध है। तो H उपलब्ध है, इसका मतलब ये थोड़ी का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो आप बोलोगे क्या, बिल्कुल सत्य। क्या है, लिटमस एक क्षार सूचक, अम्ल और क्षार सूचक दोनों ही क्या है, सूचक है वो। क्यों, तभी तो भैया लाल को नीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है। तो चौथे का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर विरंजक हेतु। तो ये विरंजक हेतु क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देख लेते हैं खाने का सोडा क्या होता है। खाने का सोडा आपका होता है यहाँ पर ये प्रति अम्लीय होता है। क्या होता है, प्रति अम्लीय होता है, अर्थात ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा, ये इसका आंसर क्या है यहाँ पर है। धावन सोडा क्या होता है, कांच निर्माण में काम आता है। किस में काम आता है, कांच निर्माण में काम आता है। ये तीसरे का आंसर हो गया धावन सोडा, ठीक है ना। तो अब आखिरी बचा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो H2 एवं Cl2 बनाने में काम आता है, अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगली जोड़ी को देख लेते हैं, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो किस में होता है, वो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में होता है। किस में होता है, सिरके में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, तो साइट्रिक अम्ल आप बोलोगे भैया नींबू में होता है। किस में होता है, नींबू में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो टमाटर में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, टमाटर में। तो वहीं अगली जोड़ी को देख लेते हैं। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 1/2 यानी कि 1/2 H2O। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा, साधारण नमक का सूत्र होगा CaOCl2। ये क्या हो जाएगा, साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा आपका, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, सॉरी, ये साधारण नमक का जो सूत्र है, साधारण नमक का जो सूत्र है ना,
वो ये वाला होगा NaCl होगा, NaCl। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यानी कि ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl3 और ये साधारण नमक का सूत्र था NaCl। उसी प्रकार से अब क्या होगा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2 अर्थात बुझा हुआ चूना का CaOH2। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या हो जाता है, एक मजबूत अम्ल, तो वो क्या हो जाता है HCl हो जाता है, वो क्या हो जाता है HCl, मजबूत अम्ल हो जाता है HCl, अर्थात ये पाँचवें का आंसर हो जाता है। अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, कितना होता है 7। अम्लों के pH मान की परिसर क्या होती है 7 से कम होती है, किससे कम होती है 7 से कम होती है। क्षारों के pH मान की परिसर क्या होती है 7 से अधिक होती है, कितनी होती है 7 से अधिक होती है। अब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार लवण की यानी कि दोनों को मिला दिया तो उसकी क्या होगी, वो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। उसी प्रकार देख लेते हैं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बनी लवण की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर मुझे बताओ प्रबल अम्ल है और क्या है दुर्बल, तो कमज़ोर क्या है यहाँ पर क्षार, प्रबल क्या है मजबूत क्या है अम्ल, अर्थात ये हो जाएगा क्या यहाँ पर प्लस पॉइंट प्रबल अम्ल है तो अम्ली हो जाएगा पूरा का पूरा। दुर्बल अम्ल है यहाँ पर प्रबल क्षार है तो प्रबल ही हो जाएगी पूरी की पूरी, क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रबल क्षारी हो जाएगी पूरी की पूरी, क्या हो जाएगी क्षारी। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बना क्या बनता है, लवण एवं जल दोनों बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं लवण एवं जल दोनों बन जाते हैं। अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, तो उसका आंसर होगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। उसके बाद प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगीन गैस निकालते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण, क्या कहलाएंगे उदासीनीकरण। कठोर जल को मृदु जल के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ClOCl का प्रचलित नाम क्या है, वो विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बन जाता है, तो बुझा हुआ चूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पांचवा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे कि दिया है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण या निर्मित करती है, यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है, तो ये तत्व क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये तत्व होगा कैल्शियम, क्या होगा कैल्शियम होगा। यहाँ पर आप देखो अगला, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो टिन कम क्रियाशील होता है, जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की बजाय टिंक का लेप किया जाता है। द्रव अवस्था में किसमें, खाद्य पदार्थों में, किसमें खाद्य पदार्थों में। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो हमें बताना है द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मरकरा पारा जो होता है, जो आपने बैटरियों में देखा होगा, जो किसानों के पास जो बैटरियाँ रहती हैं उसमें आपने देखा होगा। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु बताना है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी वो सोडियम है, क्या है Na सोडियम, जो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या हो जाता है, वो विस्फोट हो जाता है यानी कि जल जाता है। तो धातु, अब यहाँ देखें धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वो भंगुरता नहीं होती, क्या होती है भंगुर नहीं होती है, वो तन्य हो जाती है, विद्युत की चालक होती है, आघात्य वर्धनीय होती है, ये तीनों होती है लेकिन भंगुरता नहीं होती है। अब रिक्त स्थान पे आते हैं, अब रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। धातुएं प्रायः ऊष्मा की विद्युत की रिक्त स्थान होती है, तो आप देखो सुचालक होती है, क्या होती है वो सुचालक होती है। धातुओं में क्या होता है विद्युत विद्युत चलती है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ उसकी वेलोसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। आघात वर्तनीय एवं तन्यता रिक्त स्थान का प्रमुख गुण है, वो धातुओं का प्रमुख गुण होता है, ठीक है ना। भंगुरता प्राय रिक्त स्थान का प्रमुख गुण है, वो अधातुओं का है, किसका है अधातुओं का है। और भंगुरता किसका नहीं है, गुण धातुओं का नहीं है, ठीक है ना। अधातु प्राय विद्युत की रिक्त स्थान होती है, तो वो बोलेंगे हम कुचालक होती है, कुचालक या फिर अचालक होती है। अब देखते हैं ये अधातुएं, धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। रिक्त स्थान का उपयोग थर्मोमीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, उसको कहते हैं हम प्रकारी मारा
तो रिक्त स्थान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, तो हम करते हैं वो पारा या फिर मरकरी का प्रयोग करते हैं, और ये कि क्या होती है, ये तरल अवस्था में होती है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। अब देखते हैं सत्य सत्य पे आते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विस्फोट कर देता है। तो दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं क्या, वो असत्य है, समांग नहीं होना चाहिए, वो दो अधातुएं नहीं, दो धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अधातु से नहीं होता है मिश्र धातु, अधातु को समान अनुपात में अगर अधातु मिलाएंगे वो मिश्र धातु नहीं कहलाएगी। क्या होना चाहिए, अधातु की जगह पर धातु होना चाहिए। तो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्या, तो आप बोलोगे कि जी बिल्कुल राइट है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं अम्लीय होती है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिलाया जाता है क्या, तो आप बोलोगे कि असत्य, स्टेनलेस स्टील में तांबा नहीं मिलाया जाता है। अधातुओं के, क्योंकि स्टेनलेस स्टील सस्ती होती है, तांबा होता है महंगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको नहीं मिलाया जाता है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सत्य है। धातुओं के जो प्रायः क्षारीय होते हैं और अधातुओं के अम्लीय होते हैं। यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, जोड़ी को देखेंगे। तो जोड़ी को देखेंगे, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु में आपका क्या होगा, वो कांसा होगा। मिश्र धातु क्या है, वो कांसा है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आयोडीन अधातु है, आयोडीन अधातु है, उसका आंसर होगा चमकीला। क्या होगा, चमकीला अधातु। आयोडीन अधातु तत्व है, वो क्या है, वो होगा चमकीला, ठीक है ना, चमकीला। सोडियम, तो सोडियम क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर है अतिक्रियाशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिक्रियाशील हो जाएगा। यहाँ अतिक्रियाशील सोडियम क्या है, अतिक्रियाशील होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो विस्फोट कर जाता है। उसी प्रकार द्रव अधातु है, द्रव अधातु है, उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। द्रव अधातु है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं अब आगे, विद्युत की सुचालक अधातु। तो विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती है, तो वो यहाँ होगी, वो ग्रेफाइट होगी। क्या होगी, ग्रेफाइट होगी। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, विद्युत की सुचालक कौन होती है। हमने देखा अभी ग्रेफाइट देखा था, क्या देखा था, ग्रेफाइट देखा था। अब हीरा, हीरा को देख लेते हैं हम। तो हीरा क्या है, हीरा जो है वो होता है कार्बन का अपर रूप होता है। हीरे में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, इसलिए कार्बन का अपर रूप माना जाता है। उसी प्रकार धातु, अब धातु में क्या देख लेते हैं, तो धातु में हम देख लेते हैं, धातु क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। किसकी होती है, विद्युत की सुचालक होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, अब यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक। तो धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण कहलाता है, तो यह गुण कहलाता है धात्विक चमक। क्या कहलाता है, धात्विक चमक। तो तीसरा पढ़ रहे हैं हम, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो पारे की मिश्र धातु कहलाएगी आपकी अमलगम। क्या कहलाएगी, अमलगम। अयस्कों के उपस्थिति में मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, तो मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ गेंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गेंग। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो पांचवा पढ़ रहे हैं, इस गुण को कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं, अपर रूपता। अब अगला देखते हैं, छठा देख लेते हैं। यहाँ पर दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो वो होगा सोना एवं चांदी। क्या होगा, सोना एवं चांदी। धातु को सातवां पढ़ रहे हैं हम, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम उपयोग किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन का। किसका, अपचयन का। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, तो वो कहलाएगा गोल्ड यानी कि सोना। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण लिखिए, चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर ऊष्मा की गुड कंडक्टर कहलाती है। ऊष्मा की दो कुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो 10वां पढ़ रहे हैं हम, तो 10वां का ऊष्मा की दो कुचालक धातु के नाम, एक तो लेड और एक मरकरी। लेड और मरकरी, दो या दो से अधिक धातुओं में समांगी मिश्रण होता है तो वो मिश्र धातु कहलाती है। तो हमने ये इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चल। अब हम आते हैं पार्ट 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है, तो वो होता है अल्प मात्रा एवं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की रूप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या होगा, 7 संयोजक आबंध होते हैं। क्या होते हैं, 7 संयोजक आबंध होते हैं।
अगला पढ़ लेते हैं, ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अर्थात अगर वो धुआं दे रही है काला काला, तो यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है, यानी कि प्रदूषण ज़्यादा कर रहा है। यानी कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। क्या होती है, 4। अब रिक्त स्थान की ओर बढ़ जाते हैं हम, रिक्त स्थान की बात करते हैं। कार्बन की संयोजकता रिक्त स्थान होती है, अभी हमने पढ़ा 4, रिक्त स्थान में भी आ गया, कितनी होती है, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये 4 ये लिखा है 4 होती है। रिक्त स्थान में श्रृंखला क्षमता अधिक होती है, तो कार्बन में श्रृंखला क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। सिरके में रिक्त स्थान होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। शराब में रिक्त स्थान होता है, तो शराब में एथिलीन एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिलीन एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। और क्या होता है, रिक्त स्थान यौगिक में समवायता का गुण पाया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाता है, समवायता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर सत्य की बात कर लेते हैं, तो RCHO एल्डिहाइड एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो आप बोलोगे बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है, सामान्य सूत्र है। कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है क्या, तो विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं तीसरा, RCOR कीटोन एल्केन सामान्य सूत्र है क्या, तो आप बोलोगे कि सत्य, ये सामान्य सूत्र है कीटोन का। कार्बनिक यौगिक, ये चौथा वाला सत्य पढ़ रहे हैं हम। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्या, तो आप बोलोगे कि जो असत्य है, कुचालक नहीं होते, वो सुचालक होते हैं कार्बन यौगिक। तो यहाँ पर देखो एल्केन संस्तृप्त हाइड्रोजन होते हैं क्या, तो आप बोलोगे एल्केन संस्तृप्त हाइड्रोजन होते हैं। आप सही जोड़ी को बना लेते हैं, किसको, सही जोड़ी को बना लेते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो एल्केन का सामान्य सूत्र अभी हमने CnH2n+2, ठीक है ना, ये होता है। अर्थात इसको हम पीछे से लिख भी देते हैं, ये पहले का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एल्केन की जगह अब क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा, CnH2n, H2n। तो ये दूध देखो, एल्केन में क्या होता है, एक्स्ट्रा में +2 होता है, लेकिन एल्कीन में +2 नहीं होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आप बताओगे। यहाँ पर देखो एल्केन में +2 था और एल्कीन में +2 नहीं था, और एल्काइन में -2 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया। तो एल्केन में +2, एल्काइन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, +2 नहीं होगा, अर्थात CnH2n होगा बस। एल्काइन में CnH2n -2 हो जाएगा बस, ठीक है ना। ये एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होगा वो ये होगा ROH या CnH2n-1OH, ये हो जाएगा एल्केनॉल का, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल का हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RCOOH का, या फिर CN, या फिर CnH2n-1 और COOH, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक का, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक सफ़ा। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर पे जाते हैं, किस में जाते हैं, एक शब्द में उत्तर में आ जाते हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम सूत्र क्या है, तो मेथेन CH4, मेथेन CH4। एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्यों का नाम सूत्र लिखिए। देखो एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये जो एक शब्द में उत्तर, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट उसी में करेंगे। अब हम आ गए अगले पार्ट, 5 पार्ट पे आ गए जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यहाँ पर अमाशय का आंतरिक अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से कौन करता है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी रक्षा कौन करता है, वो करता है म्यूकस। क्या करता है, म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि आप नाक के द्वारा जब सर्दी होती है उसको बाहर निकाल देते हो, वो कहलाता है म्यूकस, ठीक है ना। भोजन की नली का कौन सा भाग यकृत से प्रत्याशय प्राप्त होता है, तो क्षुद्रांत होता है, वो क्या होता है, क्षुद्रांत होता है। यकृत जो होता है, यकृत हम किसको कहते हैं, वो कहते हैं हम पेट को, अमाशय को, ठीक है ना। तो अमाशय और
जो भोजन नली होती है उससे जुड़ा होता है कौन? क्षुद्रांत, ठीक है ना। चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित क्या होते हैं? चावल के पानी में उपस्थित होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। अब बात कर लेते हैं भोजन की नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो भोजन के क्षुद्रांत में हो जाता है। किस में हो जाता है? क्षुद्रांत में हो जाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ तो वृक्क जो है ना उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क मतलब कि किडनियाँ। तो किडनियाँ कितनी होती है मानव शरीर में? 2 होती है, वो कि पीछे की साइड होती है। किसके साइड होती है? पीछे की साइड होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम होता है, जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है कार्बनिक पदार्थ आता है। भोजन बनाने के बाद में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जड़ों तक ले जाता है। तो जाइलम जड़ों से जल ऊपर ले जाता है पत्तियों तक, और पत्तियों से भोजन जो आता है कार्बनिक पदार्थ वो जड़ों तक जाता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, क्लोरोफिल, यानी कि ये सभी होते हैं। ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यहाँ क्रिया क्या होती है? तो यहाँ क्रिया होती है हरित लवक की। किसकी होती है? हरित लवक की। हरित लवक को हम क्या कहते हैं? स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। और इसको हम स्टार्च नहीं, हरित लवक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। किस में होती है? पत्तियों में होती है। फेफड़े फुफ्फुस स्थित होते हैं। तो फेफड़े अर्थात आपके लंग्स कहाँ होते हैं? तो वो वक्ष गुहा में होते हैं। क्या होते हैं? वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा कहाँ होती है? अमाशय यानी कि पेट के जस्ट ऊपर वाली होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है। श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है। अब हम रिक्त स्थान को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? रिक्त स्थान को देख लेते हैं। ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुकरण का कार्य करते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जो है ना सभी क्या करते हैं? सम्मिलित होकर के अनुरक्षण का काम करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? एक दूसरे की अनुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब दूसरा पढ़ रहा है ऊर्जा के भोजन को बाहर के शरीर के अंदर ग्रहण करना यानी कि रिक्त स्थान कहलाता है। तो वो कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। वो बाहर से अगर अंदर की तरफ ग्रहण कर रहा है वो पोषण कहलाएगा। और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कोशिकी आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत में विखंडन करना रिक्त स्थान कहलाता है। वो कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम क्या होता है? वाहन या संवहन होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कार्य क्या होता है? वाहन या संवहन होता है। तो देख लेते हैं ये। तो भोजन तथा ऑक्सीजन के शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाहन या संवहन। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्सर्जन। यानी कि जो भी शरीर के अंदर होते हैं जो भी होते पदार्थ, विषैले पदार्थ, उनको हम मूत्र के माध्यम से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। वो कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में कौन भाग लेता है? किडनी भाग लेती है। किडनी क्या कहलाती है? किडनी, ठीक है ना। किडनी हमारी कितनी होती है? 2 होती है। मछली के हृदय में केवल कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। लेकिन हमारे शरीर के जो हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, लेकिन मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हरे पौधे अपना रिक्त स्थान स्वयं बनाते हैं, यानी कि भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। वायवीय श्वसन रिक्त स्थान की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। ध्यान रखना। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल सत्य, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि एक बार शरीर से हार्ट तक मतलब दिल तक आता है ब्लड, और ब्लड एक बार फिर दिल से कहाँ जाता है? हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स तक अर्थात फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल करके अर्थात शुद्ध रक्त फिर शरीर के कौन से अंग में आता है? हार्ट यानी कि दिल में आता है। फिर दिल से यानी कि हार्ट से कहाँ जाता है? शरीर में जाता है। अर्थात 1-2 बार हमारे हार्ट में अर्थात दिल में, हृदय में 2 बार ब्लड आता है, ठीक है ना। एक बार तो अशुद्ध रक्त आता है और एक बार शुद्ध रक्त आता है।
बाह्य आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है। तो हम बोलेंगे क्या है इसका, वो असत्य है। तो भैया बाह्य आलिंद में क्या आता है, वो आता है ऑक्सीजन रहित आता है, अर्थात अशुद्ध रक्त आता है बाह्य आलिंद में। बाह्य नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में प्रसारित होता है क्या, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। तो क्या होगा यहाँ पर, बाएं नीले में, यहाँ आलिंद बोला था, यहाँ क्या बोल रहा है, नीले में। तो बाएं नीले में क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है और वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है। बाएं आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं आलिंद में प्रेषित करता है, तो ये गलत है, नहीं करता है। एक बार मैं आपको एक काम करूंगा कि जो हार्ट का जो डायग्राम रहेगा उसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, ताकि आपको पूरे के पूरे ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाए। दायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने पर ग्रहण करता है क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ ग्रहण करता है, बिल्कुल सत्य हो जाता है। अब जोड़ी को देख लेते हैं भैया। नेफ्रॉन होती है किडनी की, क्या होती है, किडनी की अर्थात उत्सर्जन तंत्र की यूनिट होती है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन भैया वृक्क की क्या है, संरचनात्मक इकाई। वृक्क मतलब कि क्या होती है, किडनियाँ होती है। तो किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम कहलाता है। भैया मान के चलो कि कोई पेड़ पौधे भोजन बना रहे हैं और भोजन का स्थानांतरण यानी कि पत्तियों से जड़ों तक जाएगा, तो वो कौन ले जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा। और जड़ों से जल जो ले जाएगा पत्तियों तक कौन ले जाएगा, वो जाइलम ले जाएगा। रक्त का थक्का बनना, तो रक्त का थक्का बनना ये क्या है, रक्त का थक्का बन जाना ये है सिराएं। तो सिराओं में क्या बनता है, रक्त का थक्का बन जाता है। और सिराओं में कौन सा खून बहता है, अशुद्ध खून बहता है। और धमनियों में कौन सा खून बहता है, शुद्ध खून बहता है। धमनियाँ जो है वो मोटी होती, उनकी परत मोटी होती हैं और सिराओं की परत पतली होती है। धमनियाँ जो है शरीर के अंदर पाई जाती है और सिराएं जो बाहरी ऊपरी परत पर पाई जाती है, जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देती है। जो बोतल वगैरह लगाई जाती है वो कहाँ लगाई जाती है, सिराओं में लगाई जाती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण जो होते हैं हरे पौधे करते हैं, क्या करते हैं, हरे पौधे करते हैं। विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण वो कौन करते हैं, वो हिरण करती है। विषम पोषी पोषण कौन करेगी, हिरण करेगी। अब देखो परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण कौन करेगा, तो परजीवी पोषण लीच या जोंक करेगी। तो ये भैया एक प्रकार की क्या है, लीच थेरेपी है। लीच थेरेपी, अगर आपकी त्वचा पर पिंपल्स वगैरह हो गया या फिर ब्लड जम गया तो भैया लीच थेरेपी होती है। उसको ये खून को क्या करती है, चूसती है, खून को चूसती है। कौन को चूसती है, लीप यानी कि जोंक चूसती है। उससे क्या हो जाता है, फिर वो जो खराब खून होता है, जो जमा हुआ खून होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि जोंक चूक लेती है, उसको चूस लेती है बिल्कुल ही। अब इस वाली जोड़ी पे आ जाइए आप। ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक पेंक्रियाज है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पेंक्रियाज से निकलता है। उसी प्रकार से फिर क्या हो जाता है, इमाइलेज। इमाइलेज जो है अमाशय ग्रंथि से निकलता है। इमाइलेज क्या निकलता है, अमाशय ग्रंथि से निकलता है। और पित्ता से क्या है, तो पित्ता से कहाँ बनता है, पित्ता से लीवर में बनता है और पित्ताशय में स्टोर होता है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन जो है आपका, तो ये पेप्सिन यहाँ पर पेप्सिन अमाशय ग्रंथि, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। ये दूसरे का क्या था, इमाइलेज। इमाइलेज जो था ना वो लार में होता है, सलाइवा में होता है। किस में होता है, सलाइवा लार में होता है। लेकिन जो पेप्सिन होता है ना वो होता है हमारे अमाशय में। किस में होता है, पेप्सिन अमाशय अर्थात पेट में बनता है पेप्सिन, ठीक है ना। अब देखो आगे, यहाँ एक वाक्य में उत्तर देख सकते हो आप। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि ये आंसर है। हम बोलेंगे मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है पाचक। तो पाचक होने पर बड़े बड़े अणु जो जटिल पोषक तत्व होते हैं वो छोटे छोटे पोषक तत्वों में विभक्त हो जाते हैं, उसी को कहते हैं विखंडन। हम यहाँ बोलेंगे अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में प्रयुक्त अंगों का समूह क्या कहलाता है, वो कहते हैं उत्सर्जित तंत्र, जो कि क्या होता है किडनी को क्या कहते हैं, उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहेंगे, अवायवीय शोषण, और वायु की उपस्थिति में वायवीय शोषण। अब यहाँ पर देख लो आप, पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि का
क्या कहलाती है? वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जल हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? जल हानि कहते हैं। वो वायु की उपस्थिति में होती है। देखो आप, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो हरे पौधे किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं हरे। अब ये इस पार्ट के भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अब हम चल रहे हैं अगले पार्ट पे। तो ये अगला पार्ट, छठा पार्ट है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय को हम समझते हैं, ठीक है ना, इसको समझते हैं। अब इसकी क्या देखते हैं हम? ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहली बात तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित किया कहलाता है, तो वो कहलाता है एक्सोन सिरा। क्या कहलाता है? एक्सोन सिरा कहलाता है। अगला, एक डॉक्टर एक मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देता है, क्योंकि वो क्या होता है? तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, उसका रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा होना, अर्थात उसमें क्या, उसका क्या होना, रक्त जो शर्करा होती है ना उच्च, अर्थात शुगर हो जाना। क्या हो जाना? शुगर हो जाना। तो वो कौन सा इंजेक्शन देता है? इंसुलिन का इंजेक्शन देता है, अर्थात इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन। तो मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन वो टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अगला क्या होता है? अगला होता है, निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है। कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं है। दो न्यूरॉन के बीच संधि क्या कहलाती है? दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है आपकी क्या? सिनेप्स। क्या कहलाती है? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच संधि क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। मानव में जीवन पद्धति का नियंत्रण एवं नियमन निम्न के द्वारा होता है, तो क्या होता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थात ये तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। तो ये बोलागा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हमें बताना निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं हम सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी होगा, हृदय स्पंदन के लिए भी होगा और शरीर संतुलन बनाने के लिए होगा, अर्थात ये इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। अब रिक्त स्थान को देख लेते हैं हम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं हमारे नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य, तो तंत्रिका तंत्र का होता है और तथा हार्मोन दोनों का ही होता है, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र यहाँ पे आएगा, तंत्रिका यहाँ पे आएगा, तंत्रिका तंत्र, और यहाँ पे आएगा हार्मोन्स। तंत्रिका तंत्र हमारी रिक्त स्थान द्वारा सूचना प्राप्त करके हमारी रिक्त स्थान द्वारा क्रिया करता है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है और पेशियों द्वारा क्रिया करवाता है। पेशियों द्वारा क्रिया करवाता है। क्रिया किससे करवाता है? पेशियों के द्वारा। और सूचना किससे होती है? ज्ञानेंद्रियों से होती है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है ना, तो उनसे होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। रासायनिक समन्वय रिक्त स्थान द्वारा होता है, तो रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। पौधों में केवल रिक्त स्थान समन्वय होता है, तो पौधों में केवल सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समन्वय होता है। रिक्त स्थान क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा निर्मित होती है? नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन श्रवण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वृषण से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पुरुष में पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो वृषण। अब मैं बता देता हूँ आपको। तो देख लेते हैं वृषण में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं सत्य और असत्य देख लेते हैं। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदन की तुलना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही। जैसे कि आपको पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो पर्यावरणीय संवेदना, जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये भूकंप की जो घटना होती है वो
तुरंत ही महसूस करके वो अपने कान खड़े कर लेते हैं, आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या होता है, ये सत्य होता है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशी तक पहुंचाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के से आवेग को पेशी तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं क्या, तो आप बोलोगे ये भी नहीं है, ये भी असत्य है। संवेदी अंगों के गमन का पथ ग्राही से मेरुरज्जु होते हुए पेशी या ग्रंथि तक प्रतिवर्ती चाप कहलाता है क्या, तो आप बोलोगे कि ये राइट है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। मस्तिष्क का सोचने व समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सोचने समझने वाला वो पश्च मस्तिष्क नहीं है। सुनने तथा सूंघने की दृष्टि याददाश्त के केंद्र को अग्र मस्तिष्क कहते हैं क्या, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, सुनने दृष्टि याददाश्त को रखने की क्या होती है, अग्र मस्तिष्क के ऊपर कमांड होती है। लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है क्या, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसी क्रियाओं को मेडुला ऑब्लोंगेटा अर्थात पश्चिम मस्तिष्क करता है, नियंत्रित करता है। और देख लेते हैं आगे, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, नहीं करता है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को करता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं लग गया ना, नहीं लगता है यहाँ पर नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है, लेकिन नहीं लगने के कारण ये गलत हो गया, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब हमारा जोड़ियों को देख लेते हैं। स्वाद इंद्रियाँ, तो सबसे पहले स्वाद इंद्रियों को बात करें। स्वाद इंद्रियाँ कहाँ होती है, हमारे जीभ में होती है। तो स्वाद इंद्रियाँ कहाँ होती है, जीभ में। और स्पर्श इंद्रिय कहाँ होती है, तो स्पर्श इंद्रिय जो होती है वो उसको कहते हैं त्वचा। जैसे कि स्वाद, जीभ में कोई भी अगर हमने खट्टा मीठा कड़ा अगर कड़वा लेते हैं तो हम महसूस कर लेते हैं। स्पर्श, जैसे ही हमने किसी भी चीज़ को स्पर्श करके बता देते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है ना। उसी प्रकार मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो यहाँ को आएगा, क्या आएगा, घ्राणेन्द्रियाँ। कौन सी आएगी, घ्राणेन्द्रियाँ। तो घ्राणेन्द्रिय को आप देख लेते हैं, वो होता है नाक। तो जो सूंघने वाली होती है ना इंद्री, वो क्या होती है, नाक। देखो एक इंद्रिय हो गई, एक इंद्रिय हो गई, एक इंद्रिय हो गई हमारी। पलकों को झपकना, तो पलकों को झपकना ये क्या है, तो पलकों को झपकना ये कहलाता है भैया प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो क्या रिलीज़ करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि वो करती है हार्मोन रिलीज़ करती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन भी कह देते हैं या प्रोजेस्टेरोन भी कह देते हैं। तो मादा जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। और नर हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। तो हम देखेंगे अब जीवों में जनन करते हैं। तो यहाँ पे 7 पार्ट के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जीवों में जनन देख लेते हैं। तो जीवों में जनन को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक छूट चुका है, ये गया है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ईस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। इसको समझ ले हम यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं होगा, वो शुक्रवाहिनी नहीं होगी, क्योंकि शुक्रवाहिनी किस में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। और अंडा से मादा में पाया जाता है, गर्भाशय में पाया जाता है, डिंब वाहिनियाँ भी मादा में पाई जाती है। लेकिन शुक्रवाहिनी मादा में नहीं पाई जाती, वो पाई जाती है पुरुष में पाई जाती है। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में होते हैं पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं पराग कोश में। तो और देख लेते हैं, निम्न रोगों से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने योग्य जनित वाला रोग नहीं है। तो रोग जनित रोग मैथुन से अर्थात सेक्स करने से नहीं फैलता है। तो सेक्स करने से कौन सा नहीं फैलता, वो हेपेटाइटिस नहीं फैलता है, अर्थात सिफिलिस बीमारी फैल जाती है, HIV एड्स फैल जाता है, गोनोरिया फैल जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बीमारी सेक्स करने से नहीं फैलती है, अर्थात यौन संबंध बनाने से नहीं फैलती है। और देखो आप, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। तो वो नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं निषेचन। क्या कहलाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। जब नर का है जो शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं तो युग्मनज बन जाता है, और वहीं क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। अभिमा में किस प्रकार की विधि द्वारा जनन होता है।
तो अभी अमीबा में होता है द्विखंडन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में जनन होता है। तो अब देख लेते हैं रिक्त स्थान को देख लेते हैं। मानव में वृषण रिक्त स्थान, तो मानव में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो 2 वृषण पाए जाते हैं, और वृषण 2 पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो वृषण कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कोश कहलाता है। ये वृषण कोश है, ठीक है ना। मानव में वृषणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, लेकिन दोनों जोड़ों को क्या कह देते हैं हम? जो गोलाकार होती है, जो गोलाकार होती है उसको वृषण कहते हैं, और वृषण की संख्या होती है 2, अंटी के आकार की होती है, और इसको टोटल को कह देते हैं हम वृषण कोश कह देते हैं। मनुष्य में रिक्त स्थान जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें नर की भी आवश्यकता होती है और पुरुष की भी स्त्री की आवश्यकता होती है। अपुष्पी पादपों में रिक्त स्थान जनन होता है। इसमें भैया अलैंगिक, अर्थात इसमें देखो अपुष्पी पादप, जो अपुष्पी पादपों में रिक्त स्थान जनन होता है, जिनमें पुष्प नहीं होते, उसमें कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है, वो कहलाता है प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। और प्लेसेंटा होता है जो स्त्री का जो गर्भाशय होता है उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। अभी उसका डायग्राम मेरे पास उपस्थित नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। और देख लेते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को रिक्त स्थान कहते हैं, तो वो कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। यदि एक पुरुष के परागकण दूसरे यदि पुरुष नहीं है, पुष्प, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ पर क्रिया कहलाती है पर परागण। अगर एक पुष्प के, ये यहाँ पुष्प है, एक यहाँ पुष्प है, अगर इस पुष्प के परागकण इस पे जाते हैं तो उसको कहेंगे परागण, पर परागण कहेंगे, यानी कि दूसरा पर परागण है। क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। और एक ही पुष्प के परागकण, ठीक है ना, एक ही पुष्प से निषेचित हो जाते हैं तो वो कहलाता है स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। दूसरे पुष्प से होता है तो परपरागण कहलाता है। तो निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज बनता है, तो बिल्कुल ये निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज नहीं बनता है, निषेचन के तुरंत बाद क्या नहीं बनता है? युग्मनज नहीं बनता है। युग्मनज बनने में 8 दिन, 10 दिन, 16 दिन तक लग जाते हैं। बहुविकंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की है। बहुविकंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की है क्या? तो वो कहेंगे हम सत्य है। एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण होता है, तो एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण कैसे हो जाएगा? जब वो एक लिंगी ही होगा, यानी कि स्त्री होगी, पुरुष ही होगा, तो उसमें स्वपरागण भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण तत्व परपरागण कुछ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। या तो स्वपरागण हो सकता है या परपरागण भी हो सकता है। 2 प्रकार के, 2 अलग अलग पुरुष और नर वाले जो होते हैं ना पौधे, उनमें क्या होते हैं? परपरागण भी हो जाएगा और स्वपरागण भी हो जाएगा। एक कोषी जीवों में लैंगिक जनन होता है, एक कोषी जीवों में लैंगिक जनन नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब देखो, हम सही जोड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर किसको देख लेते हैं? सही जोड़ी को। तो नर युग्मक, तो नर युग्मक क्या है? युग्मक शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। अभी बता चुका हूँ। पादप का लैंगिक भाग क्या कहलाता है? तो पादप का लैंगिक भाग पुष्प कहलाता है, क्योंकि पुष्प से ही क्या होता है? पुष्प में ही लिंग निर्धारण होते हैं, अर्थात परागकोश या परागकोण या स्त्री केसर या पुंग केसर, ये पुष्प में ही होते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन होता है कलिकायन के द्वारा, अर्थात मुकुलन के द्वारा। और स्वपरागण होता है द्विलिंगी पुष्पों में। अगर एक ही पुष्प में 2 लिंग है, एक तो स्त्री भी है और एक पुरुष भी है, तो उसी के द्वारा अगर परागण होगा तो उसको कहेंगे स्वपरागण, ठीक है ना। और ये हम यहाँ देख लेते हैं, एक शब्द में उत्तर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। तो परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को क्या कहलाता है? वो कहलाता है परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे हम, अगर इसका डायग्राम हमारे पास ये है, हमारे पास इसका डायग्राम दिया है, तो देखो यहाँ पर ये क्या, ये क्वेश्चन पेज पलट चुका है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिक, देखो ये है वर्तिकाग्र,
ये क्या है, वर्तिकाग्र। और ये 1 2 3 इधर भी निकले हैं, ये क्या है, परागकोश है। क्या है, परागकोश। अगर परागकोश क्या होते हैं, नर होते हैं, और वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है वो स्त्री केसर होता है। जब परागकोश वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे निकले हुए ये है नर, और नर भाग है, अर्थात ये परागकण है। और ये जो है बीच वाला भाग ये है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र स्त्री केसर है और ये पुंकेसर है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, इनके कण आपस में मिल जाते हैं तो हो जाता है परागण। ठीक है ना। एक ही पुष्प के 2 लिंग के होते हैं तो वो 100 परागण, 2 अलग अलग पुष्प और वो दोनों अलग अलग लिंग के होते हैं तो वो होता है, वो क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। तो यहाँ पर देखो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब तीसरे पे जाओ, मनुष्य में शुक्रजनन की क्रिया कहाँ होती है, तो वृषण में होती है। शुक्रजनन की क्रिया कहाँ होगी, शुक्रजनन का मतलब है जो शुक्राणु बनते हैं ना, तो शुक्राणु बनने की पहले की प्रक्रिया वो कहाँ होती है, वृषण में होती है। ठीक है ना। तो मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, वो अंडाशय में होती है। वही अंडाणु जो होते हैं वो अंडाणु बनने के पहले की जो प्रक्रिया है, जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, बच्चा नहीं, वो जो अंडाणु जब बनेंगे ना तो वो कैसे बनते हैं, वो अंडाशय में होती है। और जो हम शुक्राणु बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, वृषण में बनेंगे। तो शुक्राणु मनुष्य में पाए जाते हैं तो वृषण भी मनुष्य में पाया जाता है, वो पुरुष में। मनुष्य अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं, स्त्री में पाए जाते हैं, तो स्त्री में ही क्या पाया जाता है, अंडा से पाया जाता है। ठीक है ना। तो अंडाशय में प्रक्रिया अंडजनन की होती है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है। तो किसी जीव के उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है, तो वो हो जाता है जनन। क्या हो जाता है, तो एक जैसी जो वृद्धि करता, मतलब कि एक जैसी हमारे जैसी संतान आगे जनरेशन को देता है भविष्य में, इसी को कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। जब कोई कोशिका जनन करती है तो डीएनए का क्या कार्य होता है, तो डीएनए का कार्य होता है वो भिन्नता आ जाती है। तो जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है, उसके डीएनए में भिन्नता आ जाती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, जब कोई परिपक्व स्पाइरोगायरा तंतु काफ़ी लंबा हो जाता है तो वो होता है विखंडित होकर नवजात को जन्म दे देता है। भैया विखंडित होता है कि किसको जन्म देता है, नवजात को जन्म देता है। अब और देख लेते हैं, रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है, तो रजोधर्म की अवधि किसी किसी में 2 दिन से 8 दिन की, किसी किसी में 2 से 2 दिन की। रजोधर्म का मतलब होता है मासिक धर्म। मासिक धर्म का एक और हम बोल देते हैं माहवारी, है ना। जो 3 से 4 दिन के लिए जो ब्लड नज़र आता है उसको कहते हैं हम रजोधर्म। ठीक है ना। मासिक धर्म 2 से 8 दिन का होता है, सब में अलग अलग शारीरिक बनावट के अनुसार होता है। अब ये हमारे, अब एक और देख लेते हैं, भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है, तो हम बोलेंगे भ्रूण को पोषण मिलता है गर्भाशय के प्लेसेंटा में मिलता है। किस में मिलता है, प्लेसेंटा में मिलता है। तो इस पार्ट के भी हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम अनुवांशिकता पे आ जाते हैं। देखो फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे कि जो भी ऑब्जेक्टिव आने लायक होगा वही मैं पढ़ाऊँगा, और जो आने लायक नहीं होगा उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो आप ये मत बोलना कि आप देखो ये सर ने छुड़वा दिया, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक नहीं होगा। और आपको कम से कम मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर ग्रोथ करने हैं, वही हम चाहते हैं। कम समय में अच्छे नंबर ग्रो हो जाएँ हमारे, सिर्फ और वही चाहेंगे हम आपके लिए। तो मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। अर्थात 23 का दुगुना कितना हो जाएगा, 46। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ी में कितने पाए जाते हैं, 23। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या, तो देखो जोड़ा पूछा है, तो लिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा काफ़ी है। जो नर में XY होता है और मादा में XX होता है। तो XY जब मिलता है तो लड़का बनता है, और XX मिलता है तो लड़की बनती है। ठीक है ना। तो ये भ्रूण में ही हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है ये नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम। उस लक्षण का चयन कीजिए जो अर्जित तो होता है लेकिन अनुवांशिकी नहीं होता है। तो ये हमें देखते हैं कि ये क्या आंसर होगा इसका, तो होगा शरीर का आकार। तो भैया शरीर का आकार जो है ना अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है ना। अर्जित तो होता है हमें, लेकिन अनुवांशिक नहीं होता है। ये एक युग्मनज जिसमें सिर्फ पिता से प्राप्त X गुणसूत्र है विकसित होगा। तो ये अगर मान के चलते हैं ये पुरुष है और ये स्त्री है, और इसमें XY होता है और इसमें XX होता है, तो इसमें पहले से ही XX होता है। अगर पुरुष से X मिला तो महिला से तो हमेशा X मिलता है। तो XX जब मिलता है तो क्या होती है, वो लड़की होती है। क्या होती है, लड़की। लेकिन पुरुष से अगर Y मिलता है तो क्या होगा, वो लड़का होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लड़की हो गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रिक्त स्थान पे चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुवांशिकता। क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक का अध्ययन किसने किया, तो अनुवांशिक का अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। और किसने किया था, ये मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब आगे देखते हैं, मेंडल ने रिक्त स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वंशानुगति का प्रतिपादन किया। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाय होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि वाय जब मिलेगा एक्स से तो क्या होगा, लड़का होगा। ये नर संतान के लिए। अब सत्य सत्य पे आ जाओ आप। पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, तो ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य। पुष्प में लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी नहीं, लाल प्रभावी होता है। क्या होता है, लाल प्रभावी होता है, और यहाँ पर सफ़ेद अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर उल्टा दिया इसलिए गलत हो गया। बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी एवं झुर्रीदार अप्रभावी, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। गोल जो है ना बीज, वो प्रभावी होता है, और झुर्रीदार होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है ना, वो अप्रभावी होता है। तो देखो इसमें, और अब यहाँ देख लेते हैं, जो गुण एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो कहलाते हैं क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, वो अनुवांशिक गुण क्यों कहलाएंगे, अगर जाते हैं तो वो अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये बोल रहा है ना अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, तो नहीं कहलाते भैया, इसलिए हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया इसको। ठीक है ना। अब जोड़ी बना लेते हैं। यहाँ अनुवांशिकी के जनक कौन है, अभी मैंने बोला था ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन वो है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिक लक्षण के भाग, अनुवांशिक लक्षण के भाग, तो अनुवांशिक लक्षण के भाग होते हैं जीन, तो जीन में अनुवांशिकता पाई जाती है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र क्या होता है, लिंग निर्धारण करते हैं। अनुवांशिकी पदार्थ, तो अनुवांशिकी पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से ही पता चलता है ये इनका वंश क्या है। जब पिता और पुत्र, जब पुत्र का डीएनए मैच कराया जाता है उसके पिता से, तो वो जब मैच हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये एक ही डीएनए से जनित है, अर्थात इनका डीएनए सेम है, तो उसको कहते हैं हम अनुवांशिकता। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। तो मेंडल, अब मेंडल को देख लेते हैं। मेंडल क्या है, मेंडल अनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं। जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, तो वो पुत्री पीढ़ी होती है। जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी क्या होती है, पुत्री पीढ़ी होती है। ये हम आपको आगे जब क्वेश्चन समझाएंगे ना, तब इसको पूर्ण रूप से समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लासें लेने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट की मैं लेने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्लास है, और जो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और कुछ मोस्ट जो क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, उसकी भी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ताकि आपकी स्टडी बहुत बेहतर हो सके और अच्छे से अच्छे नंबर आप ग्रो कर सको। अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। अनुवांशिकी के जनक, अभी मैंने बोला ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, तो वह लक्षण बी उसी समष्टि 60% जीवों में पाया जाता है। ये लक्षण बी उत्पन्न होता है। ये भी वही उसी पौधे से है जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है ना, उससे ही संबंधित है। तो ये भी उसी डायग्राम से समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब हम आते हैं 9 पार्ट पर, परावर्तन और अपवर्तन। तो इस पे आते हैं, तो देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो वो आंसर होगा आपका मिट्टी नहीं होती है। कांच भी होता है, जल भी होता है, प्लास्टिक भी होती है, लेकिन मिट्टी नहीं होती है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपको करना भी नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना बात को बढ़िया सा। ये देखो, अब आप किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, तो वहाँ उसको रखते हैं हम फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं। अब देख लें, यहाँ ये क्वेश्चन ये है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभव होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों अवतल लेंस होंगे। कौन से लेंस होंगे, दोनों अवतल लेंस होंगे। इसको देखो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण, तो वो दर्पण जो होगा वो या तो समतल होगा या उत्तल होगा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। अब देखो, आप आगे, किसी शब्दकोश में पाए जाने गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से
कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस तय करेंगे। कौन सा करेंगे? 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस तय करेंगे। अब देखो आप, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब यहाँ पर देखो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो होती है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अब रिक्त स्थान पे आ जाते हैं हम, क्या आ जाते हैं? रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान लेंस एवं रिक्त स्थान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। तो ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में क्या बनता है? अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण। एक तो लेंस कौन सा है? अवतल। और दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण में दोनों ही सदैव क्या बनाता है? छोटे प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। U बराबर साइन आई, अर्थात ये साइन आई मतलब कि इंसिडेंट रे होती है और बटे में साइन आर ये होता है रिफ्लेक्शन किरण होती है, कहलाता है रिक्त स्थान का नियम है। तो ये परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन नियम किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। क्या दिया था? स्नेल ने दिया था। तो देखो ध्यान से आप आगे, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल और उत्तल लेंस में। देखो एक तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल, और उत्तल क्या होगा? लेंस होगा। तो इसका जस्ट क्या कर दिया यहाँ पर? विपरीत कर दिया। इसका जस्ट क्या कर दिया? विपरीत कर दिया यहाँ पर। आगे देखते हैं, यहाँ पर लेंस था तो यहाँ पर क्या कर दिया? दर्पण। यहाँ पे दर्पण था तो यहाँ पे क्या कर दिया? लेंस कर दिया। तो अवतल और उत्तल होगा, अवतल और उत्तल होगा। मैं कैमरे को ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर फोकस दूरी नहीं बन पा रही है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर चौथा देखते हैं अब। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? तो धनात्मक प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब तो होगा धनात्मक और बिंब होगा ऋणात्मक। इन दोनों की जो धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अब छठा देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया? ये गलत पढ़ दिया मैंने। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन। लेकिन यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक होती है, मैंने गलत बता दिया था पहले, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, अन्यथा किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते। अब सत्य और असत्य पर आ जाते हैं। तो सत्य असत्य पर आते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं क्या? तो वो असत्य हो जाएगा, वास्तविक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, बिल्कुल सत्य है। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं क्या? असत्य है। ठीक है ना। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, सत्य है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है कि वो असत्य है? क्या होता है? 1 से अधिक होता है। यहाँ पर आप जोड़ी को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? जोड़ी को। अभिसारी लेंस अर्थात किरणों को फैला देता है, तो वो क्या होता है? अभिसारी लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, अर्थात ये क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना। अभिसारी लेंस तो क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा ये। तो उत्तल लेंस भी क्या करता है? फैला देता है। अपसारी लेंस ये क्या करता है? सिकुड़ा देता है। अपसारी लेंस क्या कर देता है? एक जगह फोकस करने का काम करता है। तो एक जगह फोकस करने का काम क्या करेगा? अवतल लेंस करेगा। क्या करेगा? अवतल लेंस करेगा। तो यहाँ पर अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, तो अभिसारी दर्पण क्या होगा? अभिसारी दर्पण होगा यहाँ पर, तो यहाँ अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण, यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये विपरीत होते हैं। ठीक है ना। और उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण यहाँ पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पश्च दृश्य दर्पण होगा। पश्च दृश्य दर्पण। सरल रेखी पथ, सरल रेखी पथ में क्या जाएगा? प्रकाश किरण जाएगी। सरल रेखी पथ में कौन गमन करती है? प्रकाश की किरण करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम, अगले पार्ट की ओर चलते हैं। ये पार्ट के कंप्लीट होगा, अब इस पार्ट की बात करते हैं। ठीक है ना। इस पार्ट की बात करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं हम। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं, चलो पार्ट 10 को देखते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मानव नेत्र
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकते। ऐसा हो पाना के कारण क्या है? तो हमें बताना है इसका कारण क्या है। यह है समंजन। क्या है इसका? समंजन। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम दृष्टिपटल, जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। हिंदी में दृष्टिपटल, रेटिना कहते हैं इंग्लिश में। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दूरी, अल्पतम दूरी क्या है? तो कोई भी वस्तु अगर मनुष्य के 25 सेंटीमीटर अगर दूरी पर होगी तो वो मनुष्य बिल्कुल साफ सुथरा उस वस्तु को देख सकता है। तो न्यूनतम साफ सुथरा देखने के लिए, वस्तु सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा पक्षमापी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी है? 25 सेंटीमीटर हम देख चुके। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? अवतल लेंस को लगाएंगे। किस लेंस को लगाएंगे? अवतल लेंस को लगाएंगे। जब हम इस पार्ट के पूरे क्वेश्चनों को तरीके से हल करेंगे तब मैं आपको अवतल, उत्तल, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, ये सब बता दूंगा आपको मैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने, देखो निकट के लिए अवतल लेंस लगाया था, दूर के लिए उत्तल लगाएंगे। दूर के लिए क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है ना। या रिक्त स्थान को देख लेते हैं हम। इनके प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण रिक्त स्थान कहलाता है। तो हम बोलेंगे प्रिज्म कोण। क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण क्या होता है? वो विचलन कोण होता है। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण प्राप्त होती है। तो परिक्षेपण के द्वारा प्राप्त होती है। अब देखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्ण होता है, इस वजह से नीला दिखाई देता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, अभी देख चुके। प्रिज्म द्वारा रिक्त स्थान का रंग प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो भैया बैंगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो इसको ध्यान से समझना। अब देखते हैं, इसको देखते हैं। इन दो सत्य हमारे पास निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है क्या? बिल्कुल निकट दृष्टि दोष। तो देखो दूर की वस्तुओं को ठीक से देख पा रहे हैं, दूर की निकट वस्तुओं को ठीक से देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा। तो निकट को ठीक से देख पा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष होगा। दूर को ठीक, तो सही जोड़ी को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष होगा तो सबसे पहले देखो निकट दृष्टि दोष है तो उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे हम? अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लेंस प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें हम उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। ठीक है ना। दूर के लिए उत्तल। अब देखो जरा दृष्टि दोष के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो जरा दृष्टि दोष के लिए हम दोनों फोकस का करेंगे। उत्तल और अवतल के समाहित रूप को द्विफोकसी लेंस कहते हैं। वर्ण विक्षेपण से क्या होता है भैया? वर्ण विक्षेपण होगा त्रिभुजाकार प्रिज्म वर्ण विक्षेपण करता है। तारों का टिमटिमाना, तो भैया अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। अब नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक की जो नेत्र गोलक होगी वो होगी 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक होगा और 2.3 सेंटीमीटर के लिए होगा। अब सत्य असत्य एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है? तो हम देखते हैं दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन सामंजित करता है? तो हम बोलते हैं पक्षमापी जो होती है वो सामंजित करते हैं। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम होता है लाल रंग का। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? वो लाल का होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? हम बोलेंगे काला दिखाई देता है। क्या कारण है कि खतरे के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल होता है? क्योंकि इसके प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात इसका फैलाव सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम
तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इस पार्ट के भी हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं, 11 पार्ट के लिए, ठीक है ना। तो इस पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक होगा, देखते हैं हम क्या होगा, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? वाट। विद्युत शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट में। विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है? वोल्टमीटर, वोल्ट या वोल्टमीटर, ठीक है ना। विद्युत धारा का मापक यंत्र, विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर होता है। क्या होता है? अमीटर होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जाता है भैया, वोल्ट या एम्पियर भी किया जाता है। प्रतिरोध आर के किस तार के टुकड़े, ये क्वेश्चन छोड़ देना आप। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं करता मतलब आई आर का स्क्वायर नहीं करता है, आई आर का स्क्वायर नहीं करता है। इसको ध्यान से समझ लेना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है अपने को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिक्षेत्र के रिक्त स्थान अर्थात व्युत्क्रम अनुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इसके सत्य सत्य नहीं पढ़ना है, सही जोड़ी हम पढ़ लेते हैं। सत्य सत्य नहीं पढ़ना है, सही जोड़ी को हम पढ़ लेते हैं। सही जोड़ी को देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। विद्युत सामर्थ्य मात्रक ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का मात्रक देखो, प्रतिरोधकता का मात्रक देख लो। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? वो होगा किलोवाट। क्या होगा? किलोवाट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? ओम एम्पी क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? वो होगा कूलाम सेकंड। क्या होगा? कूलाम सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम सेकंड। और विभवांतर का मात्रक क्या होगा? विभवांतर का मात्रक होगा एम एम्पियर। एम मतलब ओम एम्पियर, ओम एम्पियर होगा। विभवांतर का मापन क्या है? विभवांतर का मापन होगा वो होगा वोल्टमीटर। क्या होगा? वोल्टमीटर। अब यहाँ पर देख लेते हैं और इसके आपके एक शब्द के उत्तर भी नहीं पढ़ना है। इसके एक शब्द में उत्तर भी नहीं पढ़ना है आपको। और अब 13 पार्ट को देख लेते हैं, हमारा पर्यावरण। इसके क्या देखेंगे हम? ऑब्जेक्टिव देखेंगे। निम्न में कौन सा मानव रचित कृत्रिम परितंत्र है? तो मानव के द्वारा कौन सा होगा परितंत्र? तो वो होगा खेत। क्या होगा? खेत होगा। और किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर किसका होता है? तो तृतीय पोषण स्तर वो होता है मांसाहारी का। क्या होता है? मांसाहारी का। एक पारितंत्र में होता है, एक पारितंत्र में क्या होता है? सभी जीव और अजीव वस्तुएं होती है। एक दिशी खाद्य श्रृंखला में मतलब घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, चील। तो यहाँ पर 5 kg ऊर्जा की मात्रा है तो उपभोक्ता पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? अर्थात उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जो उपभोग करता है ना किसी वस्तु का, उसको कहते हैं हम उपभोक्ता। अर्थात खाने वाले को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो आप समझना कि चतुर्थ यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर अगर कितनी 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है चतुर्थ पोषण स्तर, यानी कि ये तो हो ही गया घास। तो 1 2 3 4 इस पे अगर 5 किलो जूल है मतलब कि, तो यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर कितनी होगी? तो देखो ये 10% का नियम लगता है। क्या लगता है? 10% का नियम लगता है। तो आप समझ लेना बात को, आप समझना बात को। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि 5 kg है, क्या है? 5 किलो जूल है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक एक जीरो लगाते जाओगे। तो 1 0 लगाई, ठीक है ना। तो ये चतुर्थ है,
ये तृतीय हो गया, और उसके बाद में ये एक जीरो लगा दी, ये द्वितीय हो गया। आखिरी में कितना, एक जीरो और लगा दो, अर्थात 3 जीरो हो गई। कितनी हो गई, 3 जीरो हो गई। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। 10% का नियम लगता है ऊर्जा में। क्या लगता है, 10% का नियम ऊर्जा में लगता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। अजैव निम्नीकरण पीड़क नाशकों का आहार श्रृंखला में के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा के संचयन कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका जैव आवर्धन। क्या कहलाएगा, जैव आवर्धन। ओजोन परत का क्षारण मुख्य रूप से किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। वे जीव जो कार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके उत्पादक। क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में, तो वो होगा किसका, वो किसका होगा, ऊष्मीय ऊर्जा होगी। वो क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। वो क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। क्या होगी, वो रासायनिक ऊर्जा होगी। उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम आहार खाद्य जाल। क्या कहते हैं, आहार खाद्य जाल कहते हैं उनको। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। क्या होता है, एक दिशी होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या होगा यदि दी हुई आहार श्रृंखला में हिरन गायब हो जाए, तो घास, हिरन, चीता, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होगा कि चीते की जनसंख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि चीता जो है घास को तो खाएगा नहीं, तो घास की संख्या बढ़ेगी और चीते की संख्या घटेगी। चीते की संख्या घटेगी घास की अपेक्षा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चीते की जनसंख्या घट जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी। किसी पारितंत्र में अपघटक बताना है। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या होता है, वो होता है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ बताया गया। तो जैव निम्नीकरण बताया घास, पुष्प और चमड़ा, ये जैव निम्नीकरण है भाई। तो ये क्या है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, तो उसको बताना है हमें। वो करते हैं घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो वो पर्यावरण कहलाएगा मित्र व्यवहार। उपयुक्त सभी कहलाएंगे। ये सारे के सारे जो है ना क्या कहलाएंगे, पर्यावरण व्यवहार कहलाते हैं। एक पारितंत्र में मानव है। एक पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी। क्या है, सर्वाहारी। तो मानव सब कुछ खा जाता है, घास को भी खा जाता है, मांस को भी खा जाता है, तो उसको कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है ना। तो देखते हैं रिक्त स्थान, देखते हैं अब हम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 10% होता है। दूसरा देखते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण ऊर्जा का केवल 1% भाग अवशोषित करते हैं। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर को ऊर्जा का भाग घटता है भैया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक को मिलती है, उससे कम 10% मिलती है उपभोक्ता को, पहले को, दूसरे को, फिर और 10%, तो ऐसे मिलती जाती है। मनुष्य रिक्त स्थान जीव है। मनुष्य भाई सर्वाहारी जीव है, सभी को वो आहार बना लेता है। तो किसी आहार श्रृंखला में केवल एक रिक्त स्थान पोषण स्तर ही हो सकते हैं। तो भैया 4 से 5, मतलब क्या बोल रहा है ये, किसी आहार खाद्य श्रृंखला में केवल रिक्त स्थान पोषण स्तर ही हो सकते हैं, यानी कि 4-5 पोषण स्तर हो सकते हैं। ठीक है ना। अधिक से अधिक कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो आहार पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है ना। तो रिक्त स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो आहार श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में एक दिशी होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं सत्य शत की। कुत्ता सर्वाहारी है क्या, कुत्ता सर्वाहारी बोल रहा है कि है। तो कुत्ता सर्वाहारी, देखो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है कुत्ता, मनुष्य की तरह ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है, लेकिन इसलिए उत्पादक है, तो गलत हो जाएगा। मनुष्य स्वयं पकाता है लेकिन उत्पादक थोड़ी कहलाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षीण करती है क्या, बिल्कुल सत्य करती है। पृथ्वी की सतह के ऊपरी वायुमंडल से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं। देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र
पर्यावरण नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्यावरण नहीं कहलाएगा। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को रोकता है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, ओजोन परत पर्यावरण विकिरण को रोकता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें सही जोड़ी देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे? सही जोड़ी को देखेंगे। तो हरे पौधे व हरी नीली एल्गो, हरे एल्गी, हरे पौधे एवं हरी नीली एल्गी, तो वो क्या होती है? वो उत्पादक होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। टिड्डा, टिड्डा क्या है? टिड्डा एक शाकाहारी। मेंढक, मेंढक क्या है? मेंढक भी सर्वोच्च मांसाहारी है। मेंढक क्या है? सर्वोच्च मांसाहारी है। सॉरी, सर्वोच्च नहीं है, मांसाहारी है ओनली, सर्वोच्च गलत हो गया, मांसाहारी है ओनली। सर्प, अब सर्प क्या है? जो सर्प है वो है उच्च मांसाहारी। क्या है? उच्च मांसाहारी। चील, अब चील जो है वो है सर्वोच्च मांसाहारी। चील क्या है? सर्वोच्च मांसाहारी। गंगा सफाई योजना, तो गंगा सफाई योजना 1985 में की गई थी। अब इसके एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। गंगा सफाई योजना 1985 से चल रही है, अभी भी चली रही है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण होते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और आगे देखें, अपघटक मृत जीवी को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? और सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपघटित करते हैं। अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है, या खाद्य जाल कहलाता है। श्रृंखला नहीं, जाल, जाल कहलाता है। रेफ्रिजरेटर, शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ आपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो कंप्लीट कर लिए, सत्य असत्य रिक्त स्थान, ये सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे हमने विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वन लाइनर कंप्लीट कर लिए हैं। और अगली जो वीडियो में लेके आऊँगा, आप कमेंट्स में बोल देना कि कौन से सब्जेक्ट की बहुविकल्पी एक विकल्पी क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उसकी वीडियो हमें लाना है। तो कौन से सब्जेक्ट की लाना है ये आप बताने की कोशिश ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना।